हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। और बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट की स्टडी हम करने वाले हैं। और बच्चों, कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं डायमंड और ग्रेफाइट आता है। और डायमंड और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है और यूनिक इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्टडी हम लोग करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से, डायमंड इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टल। तो जो डायमंड है एक प्रकार का टिपिकल एग्जाम्पल है कोवैलेंट क्रिस्टल का। इट हैज़ ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। बच्चों, इसका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और इसमें कार्बन एटम्स की एक बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है, बॉन्डेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े होते हैं। किससे? कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड इट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो कार्बन एटम होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और कार्बन के जो 4 एटम होते हैं एक दूसरे के साथ में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर जुड़े होते हैं। ईच कार्बन एटम लाइज एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो प्रत्येक जो कार्बन एटम होता है वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में यहाँ पर एलाइज होता है, व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार से बच्चों चित्र में आप देख पा रहे होंगे 4 यहाँ पर हमारे पास में जो कार्बन एटम है, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और ये चारों जो एटम हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर अटैच होते हैं। और भी हम यहाँ पर डायमंड के स्ट्रक्चर के संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, देयर इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड का, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर के साथ में इसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दिस मेक्स डायमंड एंड एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टल विथ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इस कोवैलेंट बॉन्ड के कारण और इसका 3D स्ट्रक्चर के कारण जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो डायमंड होता है, डायमंड वेरी हार्ड होता है। मेनली किस कारण से होता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। 4 कार्बन एटम्स होते हैं जो स्ट्रांगली कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से यहाँ पर अटैच होते हैं। Since all the valence electrons of carbon are strongly held in carbon-carbon bonds। और इसके प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक जो एटम होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे के साथ में यहाँ पर स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से जो डायमंड होता है, चूंकि इसमें एक भी फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर। और इस प्रकार से इसके इस टिपिकल स्ट्रक्चर के कारण जो डायमंड होता है वो एक्सेप्शन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने डायमंड के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और इसके जो 4 कार्बन एटम होते हैं एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर जुड़े होते हैं। और इसी कारण से जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़े होने के कारण जो डायमंड होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इस प्रकार के जो एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रदर्शित
करता है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। वीडियो में आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। चूँकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के यहाँ पर अपर रूप हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में हम देखते हैं in graphite each carbon atom undergoes sp2 hybridization and is covalently bonded to 3 other carbon atoms by single bond। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें प्रत्येक जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रदर्शित करता है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये प्रदर्शित करता है। इसमें एक s ऑर्बिटल होता है और 2 p ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। और बच्चों इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम्स रिजल्ट in the formation of pi bond। In this way graphite consists a hexagonal rings in 2-dimensional these array of rings from layer the layer are separated by a distance of 340 pm। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा सबसे पहले तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में इसके जो कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से इसके जो कार्बन एटम्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पर जुड़े होते हैं। इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि ये एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उस पाई बॉन्ड के कारण इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है और इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हेक्सागोनल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है बच्चों? हेक्सागोनल हो जाता है और 2 डायमेंशन हो जाता है। डायमंड में हमने देखा था कि 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर था, लेकिन ग्रेफाइट का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 डायमेंशन होता है और जिसके कारण इसकी जो संरचना होती है वो रिंग के जैसी होती है, रिंग के जैसी। और लेयर टू लेयर इसकी जो संरचना होती है और प्रत्येक लेयर के बीच का यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो 340 pm होता है। कितना होता है बच्चों? 340 pm होता है। आगे और हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के संबंध में। The large distance between these layers indicate the only a weak van der Waals forces। इस प्रकार से लार्ज डिस्टेंस के कारण इसकी जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ में एक वीक फोर्स जिसे van der Waals फोर्स के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। which held these layer together are responsible for soft nature of graphite। तो इस प्रकार से इसकी जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के साथ में जुड़ने के कारण वो भी वीक van der Waals फोर्स के साथ जुड़ने के कारण जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट का नेचर कैसा हो जाता है बच्चों? सॉफ्ट हो जाता है। तो ये भी एक ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। पहले तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 डायमेंशन होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेयर्स होती हैं वो वीक van der Waals फोर्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड in the ring of graphite are dislocalized and are relatively free to move under the influence of electric field। और इस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई बॉन्ड के माध्यम से इस रिंग में प्रेजेंट होते हैं और जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए यहाँ पर फ्री होते हैं और उस एक फ्रीली इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देयरफॉर ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि ग्रेफाइट में एक फ्रीली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उस फ्रीली इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड पाया जाता है और पाई बॉन्ड के कारण इसमें जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एक फ्रीली इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के अंतर्गत ग्रेफाइट और जो डायमंड है डायमंड का हमने स्ट्रक्चर समझा और उनकी जो कंडक्टिविटी है उसके संबंध में हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर स्टडी की और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ में देव राइट वे एजुकेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।